इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान ने किस तरह से बीती रात अमेरिका और इस्राएली बेसिस पर कहर मचाया, मैं अपने तमाम दर्शकों को ईद की दिली शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन आपका शुभ गुजरे। मगर हमें तो खबरें करनी है, और बड़ी खबर क्या आ रही है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये देखिए। डिएगो गार्सिया बेस, यह अमेरिकी और ब्रितानी बेस है, ईरान से करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर। सबसे बड़ी बात, ईरानी मिसाइल यहां तक पहुंच रही हैं। सही सुना आपने। यह कैसे संभव है जब ईरान की मिसाइल की मार 2500 किलोमीटर से आगे नहीं है? यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका के विक्ट्री बेस पर देखिए आग किस तरह से धू धू जल रही है। ईरान के सुप्रीम नेता, नए सुप्रीम नेता मुश्तबा खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान की एकता ने अमेरिका और इस्राएल को हरा दिया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप में हम साफ तौर पर एक कंफ्यूजन, एक असमंजस देख रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अब हम युद्ध खत्म करने की तैयारी में हैं, युद्ध जल्द खत्म होगा, मगर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम भी नहीं करेंगे। यानी कि दायां हाथ क्या कह रहा है, बाएं हाथ को नहीं पता। मगर सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये खबर देखिए। ये जो आग लगी हुई है, ये आग दरअसल अमेरिका के विक्टोरिया बेस जो कि बगदाद में है, वहां पर यह आग लगी हुई है। बीती रात ईरान की एक मिसाइल यहां पर आकर गिरती है और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि पहले सेजिल मिसाइल और उसके बाद फतह 2 मिसाइल, इन दोनों मिसाइल्स, खासतौर से फतह 2 मिसाइल्स को मिसाइल इंटरसेप्टर्स रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो मिसाइल है वो सीधी मार नहीं करती है, ये घुमाव लेती रहती है, दिशा बदलती रहती है और अपने निशाने पर लगती है। और आप देख सकते हैं बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया बेस को तहस नहस कर दिया गया है। यह देखा जा रहा है यहां पर दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से बगदाद में मन मुताबिक ईरान हमले कर रहा है। और बात वहां नहीं रुकती, क्या इंतजार कीजिएगा। अमेरिका और इस्राएल की वजह से, ध्यान से सुनिए अब मैं क्या कहने वाला हूं, अमेरिका और इस्राएल की वजह से वो दुबई जो दुनिया भर में एक बहुत ही सुरक्षित, आकर्षक डेस्टिनेशन माना जाता था, अमेरिका और इस्राएल की नीतियों की वजह से उस दुबई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका की तमाम गारंटियां दुबई को सुरक्षित नहीं रख पाई हैं। यह नुकसान किया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने। मगर अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं ईरान के सुप्रीम नेता मुश्तबा खामेनी का बयान। उन्होंने कहा कि ईरान की एकता ने अमेरिका को हरा दिया। सुना जाए। در حال حاضر در اثر وحدت عجیبی که بین شما هموطنان با همه تفاوت خاستگاه‌های مذهبی، فکری، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده، در دشمن شکستگی به وجود آمده است. दोस्तों ये जो कैंप विक्ट्री पर हमला किया गया है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसके मायनों को समझिए। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावे करें कि हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया, उसके मिसाइल को खत्म कर दिया, यह सब गलत है। उल्टा मैं आपको एक अमेरिकी एजेंसी की, CNN की रिपोर्ट दिखाऊंगा कुछ देर बाद, और उसमें आप देखिएगा कि CNN ने बाकायदा पड़ताल की है ईरान के मिसाइल शहर की। याद कीजिएगा इसी मंच पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान का एक मिसाइल शहर है, और अब वही बात CNN कह रहा है। CNN ने बहुत डिटेल्ड पड़ताल की है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले कैंप विक्ट्री पर यह जो हमला हुआ है, इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है, सुना जाए। In Iraq, a drone attack has caused a fire near a U.S. diplomatic facility in Baghdad. Victory Base is within the perimeter of the international airport. The area has come under repeated attack since Iraq was drawn into the Middle East conflict. Iranian-backed armed groups have claimed responsibility for previous strikes on the capital. Well, Nicholas Haq is live for us now in Baghdad. Nicholas, what can you tell us about these latest attacks? Well, this attack happened just 20 kilometers behind me, west of Baghdad, in Camp Victory.
that camp is almost empty. It used to host NATO soldiers, but also American soldiers. And we actually heard a loud explosion just 2 hours ago. And so a group called Asab al-Kaf has claimed responsibility for this attack. विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के दोगलेपन पर करारा प्रहार किया है। क्या कहते हैं अब्बास अराक्ची आपकी स्क्रीन पर? अमेरिकी सरकार कुछ बोल रही है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही दिख रहे हैं। जैसे ही अमेरिका कहता है कि ईरान की एयर डिफेंस खत्म हो गई है, तभी एक F-35 को हिट होने की खबर आ जाती है। और जब वो कहते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, तो USS जेराल्ड फोर्ड वापस मुड़ जाता है और USS एब्राहम लिंकन और दूर चला जाता है। दशक बदल गया, लेकिन हम जीत रहे हैं वाली कहानी वही पुरानी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि किस तरह से अमेरिकी जंगी जहाज USS जेराल्ड फोर्ड वो वापस मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी लॉन्ड्री में आग लग गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा जंगी जहाज, एक छोटी सी आग से आपको पीछे मुड़ना पड़ रहा है। क्या आप ईरानी नौसैनिक जहाजों से इस कदर डर गए हैं? ईरानी सेना के प्रवक्ता बता रहे हैं कि जो हश्र सद्दाम हुसैन का हुआ था, वही नेतन्याहू और ट्रंप का होगा। सुनिए उनके प्रवक्ता ने क्या कहा, और इसका हिंदी में अनुवाद भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। هرچند چنین وضعیت متزلزل و ناپایداری دقیقاً در روزهای اخیر برای دیگر ناو آمریکایی آبراهام لینکن در اقیانوس هند ایجاد شده است. سپاهیان اسلام به شوق رویت و نوازش سیلی سقف بر ناو آمریکایی در عمق صحنه جنگ به انتظار نشسته و کاملاً آمادند تا شگفتانه‌های دریایی را از نزدیک به رویت تفنگداران آمریکایی برسانند. سرنوشت صدام در انتظار ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار است. در میدان رفتن ما شکست نیست. मगर दोस्तों, बड़ी खबर जो आपके सामने लानी बहुत जरूरी है, ये देखिए साहब, इस मैप में देखिए ईरान कहां है और डिएगो गार्सिया सैनिक बेस कहां पर है। क्या आप जानते हैं कि ईरानी मिसाइल यहां तक पहुंच गई है? अभी इस बात की कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है। मुझे जो खबर कंफर्म्ड सोर्सेस के जरिए मिल रही है, कंफर्म्ड न्यूज एजेंसीज के जरिए मिल रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर खबर यह नहीं कि उस बेस को कितना नुकसान पहुंचा, खबर यह कि ईरान क्या संदेश दे रहा है। डिएगो गार्सिया बेस करीब 4000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। पहला, उनके पास ऐसी मिसाइल है जो करीब 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, ईरान ने किसी फॉरवर्ड पोस्ट से यह हमला किया है और यह डिएगो गार्सिया तक पहुंच गया। यह बताता है कि समुद्र में भी ईरान की पकड़ कितनी मजबूत है। अब मैं आपको यह जो हमला हुआ है डिएगो गार्सिया बेस पर, यह पूरी जानकारी लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह कहा गया है कि ईरान ने यूके बेस डिएगो गार्सिया की तरफ 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन वो बेस को हिट नहीं कर पाई। अभी तक की रिपोर्ट्स में इन्हें सिर्फ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बताया गया है। कोई बिल्कुल नई या अनजान मिसाइल टाइप नहीं कहा गया है। दूरी और कितनी रेंज चाहिए? तेहरान से डिएगो गार्सिया की सीधी दूरी लगभग 5250 किलोमीटर है, जो अक्सर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में बताई जाती है। यह दूरी ईरान की घोषित 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें जैसे खुर्रम शहर, सेजिल से काफी ज्यादा है। आसानी से इसे कैसे समझा जा सकता है? एक्सपर्ट्स पहले कहते हैं कि डिएगो गार्सिया नॉर्मल 2000 किलोमीटर रेंज के बाहर है, लेकिन खतरे में आ सकता है अगर ईरान ने लंबी रेंज वाला मॉडिफाइड वर्जन बनाया हो, या फिर मिसाइल किसी आगे की लोकेशन जैसे जहाज, आइलैंड या दोस्त देश से लॉन्च की गई हो। फॉरवर्ड बेस या दोस्त देश। और आप जानते हैं इस वक्त ईरान का समर्थन करने से सभी देश कतरा रहे हैं। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। बेशक डिएगो गार्सिया बेस को कोई नुकसान ना पहुंचा हो। आगे, अभी तक की रेंज कैटेगरी: कम दूरी 1000 किलोमीटर, फतह 110, जुल्फकार वगैरह। मीडियम से इंटरमीडिएट 1400 से 2000 किलोमीटर, सेजिल, इमाद, गदर आदि। खुर्रम शहर फैमिली की अगर बात करें तो ऑफिशियली 2000 किलोमीटर, लेकिन कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि हल्के वॉरहेड के साथ 2500 से 4000 किलोमीटर तक जा सकती है। ये हैं
तमाम मिसाइल की रेंज जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्या खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जिसकी रेंज हल्के वॉरहेड के साथ 4000 किलोमीटर हो जाती है, मगर जैसे मैंने बताया 5250 किलोमीटर तेहरान से डिएगो गार्सिया बेस में जो दूरी है, यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आगे, लेकिन अभी तक कोई पक्का ओपन सोर्स रिपोर्ट नहीं है जो दिखाए कि ईरान के पास 5000 किलोमीटर रेंज वाली ऑपरेशनल मिसाइल है जो अपनी जमीन से लॉन्च की गई हो। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं उस पर भी गौर फरमाएं। इस अटैक को देखकर एक्सपर्ट्स कुछ संभावनाएं मान रहे हैं। मिसाइल किसी आगे की लोकेशन जैसे जहाज से लॉन्च की गई हो जिससे दूरी कम हो गई हो, मॉडिफाइड खुर्रम शहर जैसी मिसाइल इस्तेमाल की गई हो जिसकी रेंज बढ़ाई गई हो। यह डेमोन्स्ट्रेशन शॉट हो सकता है, मतलब दिखाने के लिए कि हम वहां तक मार कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सटीक हिट करना मकसद हो। और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था दोस्तों, CNN ने बाकायदा इस बात की पड़ताल की कि किस तरह से एक मिसाइल शहर बसा हुआ है, और इस मिसाइल शहर में जो मिसाइल्स हैं बाकायदा तस्वीरों के जरिए उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। देखा जाए। Tamara Kablawi is out front. An Iranian underground missile city buried deep inside a mountain. A show of force aimed at Iran's enemies. A contingency plan to protect its precious arsenal from being eradicated by massive bombardment. Dozens of these subterranean fortresses are spread across the country. It's proof that Tehran has been preparing for a war just like this one for years and possibly decades. It's also from these mountain bases that Iran stores its mobile missile launchers, taking them out, firing, before hiding them back into the mountain to reload and avoid detection. The US and Israel want to destroy this threat. And just like Hamas and their tunnels, Iran has funneled decades of state resources not to their people, but into missiles and drones and proxies and buried facilities. जैसे मैंने कहा ना, ट्रंप जितने भी दावे करें उन दावों से बिल्कुल उलट ईरान इस जंग की दशा और दिशा तय कर रहा है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, CNN की जानी मानी पत्रकार क्रिश्चियान अमानपोर ने भी कही थी, और यह बात मैंने आपको अपने मंच पर सुनाई थी। मगर ट्रंप के रवैये में एक असमंजस दिखाई देता है। एक तरफ उन्होंने एक बयान जारी किया, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अब यह युद्ध खत्म होने वाला है, हम इसे वाइंड अप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। पहले तो and to reopen dialogue. What do you say to folks? Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. Thank you. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अब मैं आपको बताता हूं इसके बिल्कुल उलट जो उनका बयान आया है आपकी स्क्रीन पर। हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, और अब हम मिडिल ईस्ट में ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ अपने बड़े सैन्य ऑपरेशन को धीरे धीरे खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। नंबर 1, ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह खत्म करना। नंबर 2, ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को नष्ट करना। नंबर 3, उनकी नेवी और एयरफोर्स को खत्म करना जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी शामिल हैं। नंबर 4, ईरान को कभी भी न्यूक्लियर क्षमता के करीब भी नहीं आने देना और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना कि अमेरिका तुरंत और ताकतवर तरीके से जवाब दे सके अगर ऐसा कुछ होता है। नंबर 5, अपने मिडिल ईस्ट के सहयोगियों इस्राइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य को सबसे उच्च स्तर पर सुरक्षा देना। और हकीकत यह दोस्तों कि ये जो तमाम दावे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरह से फेल हुए हैं, और दुबई इसकी नायाब मिसाल है। दुबई जो एक आकर्षक डेस्टिनेशन मानी जाती थी, अब वो सुरक्षा से कोसों दूर है। वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं ईरान द्वारा। क्यों? क्योंकि ये युद्ध शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल ने। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं बीबीसी की इस खबर की तरफ। ये देखिए,
धरी रह गई अमेरिकी सुरक्षा गारंटी। कैसे चकनाचूर हुआ दुबई जैसे शहरों का भ्रम। गौर फरमाएं, इस बारे में क्या कहता है बीबीसी। ईरानी मिसाइलें अचानक शॉपिंग मॉल, आलीशान गगनचुंबी इमारतों और नाकाओं से भरे बंदरगाहों के पास आकर गिरने लगी। यह सब कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और ओमान के लोगों की भयभीत निगाहों के सामने हुआ। यह मंजर वहां मौजूद हजारों प्रवासी कामगारों और पर्यटकों ने भी देखा। युद्ध अब दुनिया के सबसे आलीशान होटलों तक आ पहुंचा है। ईरान के एक ड्रोन को हवा में मार गिराए जाने के बाद उसके अवशेष दुबई के बुर्ज अल अरब पर गिरे, जबकि कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह पर स्थित फेयरमॉन्ट द पाम होटल पर सीधा हमला हुआ। और इसी बुधवार को कतर की सरकारी तेल कंपनी ने कहा कि लास रफान औद्योगिक परिसर पर मिसाइल हमलों के चलते उसे भारी नुकसान हुआ है। कुवैत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बद्र अल सैफ कुवैत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में उप प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा, खाड़ी के देशों ने मध्य पूर्व में खुद को सुरक्षित ठिकानों के तौर पर पेश करने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन पिछले एक हफ्ते की कार्रवाइयों और घटनाओं ने उस छवि को धुंधला कर दिया है। खाड़ी देशों के ये तानाशाह निगरानी तंत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं, इससे वे काफी हद तक आतंकवाद से सुरक्षित रहें। लेकिन साथ ही उन्होंने असहमति की आवाजों या किसी भी चीज पर सख्ती की है जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखा आपने किस तरह से न सिर्फ दुबई बल्कि खाड़ी देशों को नुकसान पहुंच रहा है। और ये क्यों? क्योंकि ईरान तो बातचीत चाहता था, मगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने हमला बोल दिया। और अब वो ऐसा लग रहा है जंग से निकलना चाहते हैं। उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्टरी बयान देते रहते हैं। अब इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। US removes sanctions on 140 million barrels of Iranian oil as Trump seeks to lower gas prices. अब गैस की और तेल की कीमतें कम करनी है तो अमेरिका को यहां पर भी ईरान का सहारा। जी हां, अमेरिका ने इस बात की इजाजत दे दी है। 140 मिलियन बैरल ईरानियन तेल पर सैंक्शंस, प्रतिबंध हटा दिए हैं। मगर मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि दुबई को नुकसान पहुंच रहा है। मुद्दा यह है दुनिया इस वक्त एक बहुत ही गंभीर ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर को देखिए। यह खबर कहती है कि ईरान वॉर इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल एनर्जी इन हिस्ट्री। यानी कि ईरान के साथ अमेरिका और इस्राएल ने जो युद्ध शुरू किया है, उससे इस दुनिया में इस कदर एक बड़ा ऊर्जा संकट आ सकता है जिससे पार पाना मुश्किल हो जाएगा। खबर क्या कहती है फाइनेंशियल टाइम्स की, गौर फरमाइए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ फतेह बेरोल ने कहा है कि ईरान का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा ग्लोबल एनर्जी थ्रेट बन गया है। उनका कहना है कि दुनिया और मार्केट अभी भी इस खतरे को कम समझ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गल्फ से तेल गैस सप्लाई को नॉर्मल होने में करीब 6 महीने लग सकते हैं और कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। और वजह साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और वहां पर ईरान की पकड़। यानी कि दो लोगों की जिद ने दुनिया को कितनी बड़ी तबाही, कितने बड़े संकट पर ला दिया है। और अब इस शख्स को सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कह रहे हैं कि भाई अब ईरान में कोई बचा ही नहीं है, हम बातचीत किससे करें। तो मारा किसने? क्या डोनाल्ड ट्रंप हमें यह कह रहे हैं कि आपने जो अली लारीजानी को मारा, जो बातचीत के लिए माकूल चेहरा, माकूल आवाज थे, आपने उन्हें मार दिया साहब। जब आप उनके बड़े बड़े नेताओं को मार रहे हैं और वो थम नहीं रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई बातचीत करने के लिए कोई है नहीं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। They don't know what's happening. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone, their leaders are all gone, the next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone, and now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. And we're doing extremely well in Iran. The difference between them and us is they had a Navy 2 weeks ago. They have no Navy anymore. We're not going to let them have nuclear weapons. Because if they had them, they'd use them, and we're not going to let that happen. Should have been done a long time ago by other presidents. ईरान लगातार कह रहा है, हम खाड़ी देशों पर हमला नहीं करना चाहते थे, मगर हमें मजबूर किया गया।
खाड़ी देशों को बेस बनाकर हमारे बच्चों पर हमला किया गया। आपने हमारे सामने क्या विकल्प छोड़ दिया था? मसूद पेजिश्कियां अपने दर्द का इजहार कुछ इस तरह से करते हैं। ما قصد نداریم با کشورهای مسلمان اختلاف کنیم. ما به دنبال درگیری و جنگ با کشورهای اسلامی نیستیم. اونا برادران ما هستن. این اختلافی که به وجود اومده دشمن قداری است که با این روش و با این رفتارش داره تو جامعه ما بین ما مسلمان ها رو با مشکل مواجه میکنه. दोस्तों, यकीनन युद्ध एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, मगर ईरान में किससे बातचीत की जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। जाने से पहले त्वरित अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ सीज फायर नहीं करना चाहते। उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, जब आप सामने वाले को पूरी तरह खत्म कर रहे हो तब सीज फायर नहीं करते। ट्रंप ने नेटो सहयोगियों को सपोर्ट न देने पर कायर कहा और पूरे सैन्य गठबंधन को कागजी शेर बताया जो अमेरिका के बिना कुछ नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने फारसी नए साल नवरोज पर बयान जारी करके कहा है कि ईरान ने अपने दुश्मनों को चकरा देने वाला झटका दिया है और यूएस इजराइल का हमला एक बड़ी गलत गणना था। श्रीलंका ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स को उतरने की अनुमति देने से मना कर दिया और स्विट्जरलैंड ने भी ईरान युद्ध का हवाला देते हुए अमेरिका को हथियारों का निर्यात रोक दिया। इस बीच अमेरिका और इस्राएल के हमले ईरान और लेबनान में जारी रहे, जबकि मिडिल ईस्ट में लाखों मुसलमान ईद उल फितर मना रहे हैं और ईरान में नवरोज का त्योहार भी मनाया गया। ईद का पावन पर्व है दोस्तों, और मध्य पूर्व युद्ध की आग में झोंक दिया गया है। सबसे बड़ी बात, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड 2 छोटे छोटे देश, अलग अलग जगहों पर, मगर दोनों में यह मादा कि वो अमेरिका को लाल आंख दिखा सकते हैं। एक ने हथियार देने बंद कर दिए और दूसरे ने जेट रिफ्यूलिंग से मना कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की हिम्मत कुछ और देश भी दिखाएंगे, और आप समझते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।